हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस सेंटर इलाहाबाद। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ RO ARO। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनरल स्टडी। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है क्या दिया है। कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध और चौसा का युद्ध। इसमें से सही जो होगा उससे देखना है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, देखते हैं ऑप्शन 1 में दिया है पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे हैं, तो हमें देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन। इसमें दिया है पहला ये जो हुआ था घटना, पहले चंदेरी का युद्ध हुआ था, फिर चौसा का युद्ध हुआ था, फिर कन्नौज का युद्ध हुआ था, फिर लास्ट में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। ठीक है, और चंदेरी का युद्ध 20 जनवरी 1528 को हुआ था। ठीक है, यह मुगल युद्ध सम्राट बाबर और राजपूत संघ के बीच हुआ था। ठीक है, और चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। यह युद्ध 26 जून 1539 को मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। ठीक है, और कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। यह बिलग्राम या गंगा का युद्ध 1540 में हुमायूं और शेर खान के बीच लड़ा गया था। ठीक है, इसे कन्नौज का युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और देखते हैं तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। यह विजयनगर साम्राज्य के अजित राम राय और दक्कन के सल्तनत राय के गठबंधन के बीच 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं, यह हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कि आपको पता होना चाहिए चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था और ये बाबर और राजपूत के द्वारा लड़ा गया था। और चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था और ये हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। कन्नौज का 1540 में हुमायूं और शेर खान के बीच लड़ा गया था। और तालीकोटा विजयनगर अजित राम और यहाँ पे सल्तनत राय के बीच में हुआ था 1565 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, चोल प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चोल प्रशासन के बारे में क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है उन्होंने विवाह जैसे अनुष्ठानिक अवसरों पर शुल्क लगाई थी। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा कथन यह है कि अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों के विपरीत दक्षता व्यापार को बढ़ावा देने के लिए टोल और सीमा शुल्क से व्यापार को छूट दी गई थी। तीसरा है, राजस्व उत्पन्न करने के लिए चोल प्रशासन के दौरान जंगलों, खानों और बंदरगाहों को कर से छूट दी गई थी। तो इन तीनों में से कौन सा सही नहीं है, तो हमें देखना है कौन सा सही नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 मतलब 2 और 3 क्या है, सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे ये दिया कि भू राजस्व के अलावा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाली वस्तुओं पर टोल या सीमा शुल्क लगाए जाते थे और विवाह जैसे अनुष्ठानिक अवसरों पर और न्यायिक जुर्माने जैसे विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक पर वसूले जाते थे। ठीक है, इसलिए पहला कथन सही है और दूसरा तीसरा क्या है, गलत है। ठीक है, यहाँ पे पेशेवर कर और घरेलू कर से भी वसूल किए जाते थे। ठीक है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं। चोल शासन वंशानुगत था। ठीक है, प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी को युवराज कहा जाता था। ठीक है, राजाओं को उनके प्रशासन में मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। ठीक है, चोल राजाओं ने बाघ को अपना शाही प्रतीक माना था। चोल की प्रशासन व्यवस्था उत्कृष्ट थी। ठीक है,
यहाँ सम्राट या राजा प्रशासन के शीर्ष पर था, ठीक है। उन्होंने प्रशासन की दक्षता बढ़ाने के लिए शाही दौरे किए थे, ठीक। वहाँ विस्तृत प्रशासनिक मशीनरी थी जिसमें पेरुडनम और सीरूडनम नामक विभिन्न अधिकारी शामिल थे, ठीक है। भूमि राजस्व विभाग सुसंगठित था और इसे पूर्वा वीरुतिनिकलम कहा जाता था, ठीक है। राजस्व के मूल्यांकन के लिए सभी भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण और वर्गीकृत किया जाता था। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा चोल वंश के बारे में था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। मुगल काल के अहदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देख लेते हैं, मुगल वंश के बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे, वे व्यक्तिगत घुड़सवार सिपाही थे। दूसरा है, उन्हें पृथक दीवान एवं बख्शी के अधीन रखा गया था। तीसरा है, उन्हें आमतौर पर मनसबदारों के तहत नहीं रखा गया था। उनका वेतन मनसबदारों के बराबर था, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा। उनका वेतन मनसबदारों के बराबर था, ये क्या होगा, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। बाकी सारे क्या हैं, सही हैं। तो हम लोग मुगल सेना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, आखिरकार क्या दिया है। घुड़सवार सेना मुगल सेना की प्रमुख सेना थी और मनसबदार ने इसके भारी अनुपात को साबित किया। मनसबदारों के अलावा मुगल बादशाह व्यक्तिगत टुकड़ियों का मनोरंजन करते थे, जिन्हें अहादीस कहा जाता था, ठीक है। अहदी को सज्जन सैनिक कहा जाता था और अन्य सैनिकों की तुलना में बहुत अधिक वेतन मिलता था, ठीक है। वे अत्यंत विश्वसनीय पुलिस थे जो सम्राटों द्वारा सीधे भर्ती किए जाते थे। अहदी के अलावा बादशाह ने शाही अंगरक्षकों और सशस्त्र महल के रखवालों को बनाए रखा था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीता गया और पौंडीचेरी की संधि के साथ संपन्न हुआ था। तो कौन सा युद्ध होगा, हम लोग देखते हैं। पहला दिया है यहाँ पे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा है द्वितीय कर्नाटक युद्ध और चौथा है प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। तो इसमें फ्रेंड्स क्या होगा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है। इसमें जो है अंग्रेजों द्वारा जीता गया था। जो कर्नाटका का सेकेंड कर्नाटक वॉर हुआ था वो ब्रिटिश के द्वारा जीता गया था और पौंडीचेरी के साथ क्या हुआ था, इसका संधि हुआ था, ठीक है। चलिए और भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से युद्ध हुए थे और किस वर्ष हुए थे और किसके किसके बीच हुए थे और इसका परिणाम क्या निकला था। जैसे यहाँ पे पहला एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था, ये 1775 से लेकर 1782 में हुआ था, ठीक है। और किसके किसके बीच हुआ था, इंग्लिश, EIC और मराठा, मतलब ब्रिटिश के द्वारा हुआ था, ठीक है। और ब्रिटिश और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकला था कि जो ब्रिटिश युद्ध और रघुनाथ राव के बीच की संधि के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ। युद्ध मराठों द्वारा जीता गया और मतलब युद्ध मराठों द्वारा, पहला मतलब मराठा युद्ध में मराठों द्वारा साल 22 की संधि के साथ समाप्त हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट युद्ध देखते हैं, दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध। ये जो है 1803 और 1805 तक युद्ध हुआ था, ठीक है। यहाँ भी ब्रिटिश और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था। यहाँ मराठा के पेशवा ने बेसिन की संधि 802 के रूप में अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन पर हस्ताक्षर किए, जिसका परिणाम यह निकला कि दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ जिसे ब्रिटिश ने जीता था, ठीक है। तो दूसरे वाले युद्ध में कौन जीता था, ब्रिटिश ने जीता। चलिए नेक्स्ट तीसरा एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध हुआ, वो 1758 और 63 तक चला,
ठीक है। और ये जो है ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। फ्रांसीसी युद्ध हार गए, फ्रेंच युद्ध हार गए थे और पेरिस की संधि ने इस संधि के माध्यम से युद्ध को समाप्त कर दिया। भारत में फ्रांसीसी संपत्ति अंग्रेजों द्वारा बहाल की गई थी। ठीक है। अब नेक्स्ट दूसरा कर्नाटक युद्ध, ठीक है, जिसको हम लोग दूसरा एंग्लो फ्रेंच युद्ध भी बोलते हैं, ये 1749 और 54 में लड़ा गया था। ठीक है। इसमें अंग्रेजी और फ्रांसीसी जो है ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। ठीक। और युद्ध अंग्रेजों द्वारा फिर से जीत लिया गया था और पौंडीचेरी की संधि यहाँ पे क्या हुई, समाप्त हुई। अब यहाँ पे पहला एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध ये 1746 और 1548 ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था। इसमें कर्नाटक की सेना के नवाब को डुप्लेक्स के तहत फ्रेंच ने हराया था। ठीक है। एक्स लॉ चापेल 1748 की संधि ने यूरोप में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी का युद्ध और भारत में पहला एंग्लो फ्रेंच युद्ध समाप्त कर दिया गया। तो ये सारे फ्रेंड्स युद्ध हैं जिसमें कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं कब कब कहाँ कहाँ युद्ध हो रहा है। ठीक है। ये थोड़ा डीपली में मैं समझा दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग सुमेलित है। तो मैचिंग यहाँ पे कौन सा सही है, जैसे ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय पहला ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, तीसरा है आर्य समाज दयानंद सरस्वती। ये तो आपको सही बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, तो ये क्या हो जाएंगे, सभी बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज मोहन रॉय, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1828 में हुई थी इसकी स्थापना, और यह भारत का धार्मिक सुधार था और यह पहला महत्वपूर्ण संगठन था। ठीक है। और इसमें उन्होंने क्या किया था कि मूर्ति पूजा पर क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। ठीक है। और जो निरर्थक संस्कारों और अनुष्ठानों को त्याग दिया। ठीक है। सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी 1829 में सती प्रथा का पर रोक लगा था। ठीक है फ्रेंड्स। और देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के 2 प्रमुख क्या थे, इसके सदस्य थे, मतलब मेंबर थे। तो क्वेश्चन में पूछता है सती प्रथा का अंत कब हुआ था, 1829 में, और जो है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुआ था। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। रामकृष्ण मिशन ये स्वामी दयानंद सॉरी रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है। इनके इस मिशन का नाम उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। ठीक है। इस मिशन ने गरीबों की मदद करने और महिलाओं की स्थिति को सुधार करने के लिए कार्य किया गया था। ठीक है। और इसमें ये है कि अस्पृश्यता और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी और इसमें शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया गया था। इसमें सभी की एकता का आह्वान किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम आगे देखते हैं आर्य समाज की स्थापना जो है किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था, 1875 में किया था। लाहौर इसका क्या था, एक केंद्र बना था आर्य समाज का। ठीक है। और वेदों को मानते थे ये लोग और उन्हें अचूक मानते थे। ठीक है। और इसमें एक भगवान पर जोर दिया जाता था और इसने मूर्ति पूजा का क्या किया था, बहिष्कार किया था। फ्रेंड्स अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल विभाजन का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन था। तो बंगाल विभाजन में हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, और दूसरा ऑप्शन है रौलट सत्याग्रह, तीसरा है चंपारण सत्याग्रह, और चौथा है असहयोग आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग देखते हैं
आखिर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो स्वदेशी आंदोलन जो है ये इसका परिणाम क्या था? बंगाल विभाजन। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन का परिणाम था। ठीक है, बंगाल के विभाजन के बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को एकीकृत के साधन के रूप में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्णय और स्व सहायता करना था। ठीक है, तिलक ने इसे बहिष्कार योग कहा था। ठीक है, वंदे मातरम इस आंदोलन का विषय गीत बन गया था। ठीक है, बहिष्कार आंदोलन के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन ने विदेशी निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार करना और विकल्प के रूप में भारतीय वस्तुओं को अपनाने का लक्ष्य रखा। ठीक है, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और सार्वजनिक रूप से जलाना, विदेशी वस्तुएं बेचने वाली दुकान के सामने धरना देने को अपनाने का कार्य किया गया। तिलक द्वारा शिवाजी और गणपति उत्सव का आयोजन स्वदेशी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए किया गया था। ठीक है, बंगाल के नेशनल कॉलेज की स्थापना अरबिंदो घोष की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना अगस्त 1906 में की गई थी। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरित्र को भी बदल दिया था और कांग्रेस सूरत अधिवेशन में नरमपंथियों और गरमपंथियों में विभाजित हो गई, जिसने स्वदेशी आंदोलन को कमज़ोर कर दिया था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, एक तरफ सूची है, दूसरी तरफ सेकंड सूची है। तो यहाँ पे कुछ मैचिंग है। ये क्वेश्चन पूछा यहाँ पे, जैसे विलियम हंटर, राजा राम मोहन रॉय, एल बाशाब और रामचंद्र गुहा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है। तो ये मैचिंग नहीं है, आई थिंक इट्स पेयर में दिए हैं, तो सी और डी क्या है, ये सही है, गलत है। हाँ, तो जो विलियम हंटर है द इंडियन मुसलमान, ये बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन रॉय एकेश्वरवादियों को एक उपहार, फारसी में, ये बिल्कुल सही है। बाकी दो नीचे सी और डी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो हम देख लेते हैं आखिर यहाँ पे दिया क्या है। या जो सर विलियम हंटर थे वो स्कॉटिश इतिहासकार थे। ठीक है, इन्होंने भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे। ठीक है, मतलब हंटर जो थे ये सिविल सर्वेंट थे इंडिया के। ठीक, और 30 मई 1871 को लॉर्ड मेयो के सवाल के जवाब में क्या भारतीय मुसलमान रानी के खिलाफ विद्रोह करने के लिए अपने धर्म से बंधे हैं, विलियम हंटर ने जून 1871 के मध्य में अपनी प्रभावशाली रचना द इंडियन मुसलमान पूर्ण की थी। ठीक है, तो ये एक प्रकार से बुक है और इनके राइटर्स हैं। और यहाँ पे ये सेकंड वाला ऑप्शन भी सही है। और थर्ड, गांधी के बाद भारत, ये यहाँ पे जो है प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और द वंडर दैट वाज इंडिया, ये जो है इसके ऑथर लेवेलिन बाशाब ने लिखा था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी कोसल राज्य की राजधानी थी? तो ये फिर से हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोसल राज्य की राजधानी कौन सी थी फ्रेंड्स? तो हम देखते हैं श्रावस्ती। श्रावस्ती बिल्कुल सही है। तो कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती है। और जो है कोशल एक प्रकार से क्या था, महाजनपद, पश्चिम में गोमती नदी से घिरा हुआ था। ठीक है, और यहाँ भी ये है कि यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में प्रसेनजीत और विदुभ जैसे राजा अन्य प्रमुखों को अपने नियंत्रण में लाने में सफल रहे और उन्होंने श्रावस्ती को शासन किया। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे इसमें ये कहा गया है कि इसके पूर्व में
जो कौशल था उसके पूर्व में सदा नीरा नदी बहती थी जो इसे विदेह जनपद से अलग करती थी। ठीक है, उत्तर की ओर नेपाल की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जबकि संयदिका नदी ने इसे दक्षिण सीमा की ओर परिभाषित करती है। ठीक है, साहित्यिक संदर्भ इंगित करते हैं कि कैसे कौशल कई छोटी रियासतों और वंशों को आत्मसात करने में उभरा। ठीक है, और चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया है कि क्या कारण है कि 1946 में नौसेना क्रांति 18 फरवरी को बॉम्बे में आयोजित की गई थी। तो क्या कारण थे फ्रेंड्स? पहला दिया है पदोन्नति के लिए, दूसरा है खराब भोजन और उनके ब्रिटिश अधिकारियों के व्यवहार का विरोध करने के लिए, तीसरा है यह विरोध करने के लिए कि अंग्रेज संघ बनाने की अनुमति नहीं दे सकते थे, उच्च मजदूरी के लिए विरोध करने के लिए। तो हम देख लेते हैं क्या होगा। खराब भोजन और उनके ब्रिटिश अधिकारियों के व्यवहार का विरोध करने के लिए सबसे मेन कारण यही था। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं इस क्रांति में पूर्ण हड़ताल शामिल है और पूरे भारत में पश्चिम से पूर्व तक समर्थन मिला। ठीक है, और यहाँ पे ये कहा गया है कि अंततः 78 जहाज़ों और तट प्रतिष्ठानों में 20,000 से अधिक नाविकों को शामिल करने के लिए आया था। ठीक है, और यह विद्रोह ब्रिटिश सैनिकों और रॉयल नेवी के युद्ध तोपों द्वारा बलपूर्वक दमन के साथ साथ 8 मृतकों और 33 घायलों को कुल हताहतों के साथ किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसकी निंदा की, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ने ही स्ट्रोकरों का समर्थन किया। लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 भारतीय नौसेना के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल वायसराय थे। ठीक है, जब यह विद्रोह हुआ था उस समय कौन था? लॉर्ड वेवेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से कौन वैशेषिक दर्शन से जुड़े थे? तो कौन जुड़े थे फ्रेंड्स? हम लोग देखते हैं। पहला है गौतम, दूसरा है कणाद, तीसरा है जैमिनी और चौथा है पतंजलि। तो इसका सही ऑप्शन होगा कणाद। ठीक है फ्रेंड्स, कणाद जो है दूसरी तीसरी शताब्दी से रिलेटेड है, और जो कि ये जो है आगे हम देख लेते हैं। संस्कृत भाषा के दार्शनिक कणाद कश्यप ने इसके सिद्धांतों को उजागर किया और इन्हें मत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। वैशेषिक भारतीय दर्शन की एक 6 प्रणालियों दर्शनों में से एक है जो अपनी प्राकृतिकवाद के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देसाई लियाकत संधि के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह वेवेल योजना की विफलता का परिणाम था। दूसरा है इसने केंद्र में अंतरिम सरकार में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए प्रस्ताव दिया। तो यहाँ पे सही उत्तर हमें देना है। तो फ्रेंड्स केवल एक होगा कि केवल 2, केवल 3, सॉरी केवल मतलब दोनों 1 और 2, तो क्या हो जाएगा? केवल 2 ऑप्शंस बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दिया है कि मुस्लिम के नेता लियाकत अली खान के साथ कांग्रेस के नेता भूलाभाई देसाई ने केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन के प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया, जिसमें कुछ बातें हैं। पहली बात यह थी कि केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस और लीग द्वारा नामित व्यक्तियों की एक समान संख्या। दूसरी बात यह थी कि अल्पसंख्यकों के लिए 20% आरक्षित सीटें। ठीक है, और तीसरा ये था कि देसाई लियाकत योजना जनवरी 1945 के बाद वेवेल योजना जून में आई थी। तो यह कथन सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
12। निम्नलिखित में से आंदोलन का कौन सा स्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है? तो कौन सा आंदोलन जो है सविनय अवज्ञा से संबंधित है? तो देखते हैं। पहला यहाँ पे दिया हुआ है सरकार के खिलाफ जमींदारों द्वारा कोई राजस्व न देने का अभियान। दूसरा है जमींदारों के खिलाफ किराएदारों द्वारा कोई भूमि कर न देने का अभियान। फिर तीसरा है पूर्वी भारत में 9 चौकीदार पर 9 चौकीदार कर अभियान। चौथा है मध्य प्रांतों में वन कानूनों को परिभाषित करना। तो फ्रेंड्स इसमें कौन कौन सा जो है उत्तर सही उत्तर चयन करना है? तो यहाँ पे क्या होगा? सही सबके सब हैं, 4 के चारों। तो इसमें जो सविनय अवज्ञा आंदोलन सारे से संबंधित है। सरकार के खिलाफ जमींदारों द्वारा कोई राजस्व न देने का अभियान, जमींदारों के खिलाफ किराएदारों द्वारा कोई भूमि कर न देने का अभियान, पूर्वी भारत में 9 चौकीदार का अभियान और मध्य प्रांतों में वन कानूनों को परिभाषित करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में एक विशेष सुरक्षा बल SSF का गठन करने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य ने लिया है? उत्तर प्रदेश ने। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में एक विशेष सुरक्षा बल का गठन किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की दर्ज पर SSF महत्वपूर्ण सरकारी और निजी भवनों और उद्योगों प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। इसे गिरफ्तारी या तलाशी लेने के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट की आवश्यकता नहीं होगी। इसकी शक्तियां राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के एक समूह द्वारा शासित होगी। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या है। राज्य है और राजधानी है, मुख्यमंत्री है और इनके राज्यपाल। ठीक है, और राज्य है उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के भोपाल हैं राजधानी और मोहन यादव हैं मुख्यमंत्री और मंगू भाई पटेल राज्यपाल हैं। हरियाणा का चंडीगढ़ होगा, मनोहर खट्टर मुख्यमंत्री और यहाँ का राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, विष्णुदेव साय हैं मुख्यमंत्री और विश्वभूषण हरिचंद्र हैं इनके क्या राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे ये पूछा गया है कि एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे मैचिंग पूछा गया है, तो हम लोग देखते हैं आखिर क्या है। यहाँ पे ये है कि अधिकारी और उनके कार्यकाल, तो क्या होंगे? एक मिनट। यहाँ पे पहला है संहात्री, दूसरा है संविधात्री, सत्रास्थानच्छ और अंतर्विशिक। तो यहाँ पे ऑप्शन है इनके कार्यालय हैं, कार्यालय। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। इसमें ये है कि ए का होगा क्या फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए का होगा 2। ठीक है, संहात्री का होगा राजस्व का प्रधान, संग्रहकर्ता और बी का होगा 3। ठीक है, कोषपाल। और सी का ऑप्शन है, सी का है 4th वन, बाजार अधीक्षक। और लास्ट वाले का क्या होगा? 1, महल के रक्षकों का प्रमुख। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है। पिएत्रा ड्यूटेरा की सजावट के साथ इतिमाद
उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये आगरा में स्थित है। तो आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ये यमुना के किनारे स्थित है। इसका निर्माण कौन करवाया था? जहांगीर की पत्नी मुगल बेगम नूरजहां ने करवाया था। ठीक है। इतिमाद उद दौला के मकबरे को अक्सर ताजमहल का एक रूप माना जाता है। यह पिएत्रा ड्यूटोरा, ठीक है, अर्धमूल्यवान पत्थर से बने पुष्प डिज़ाइन के पहले उपयोग के लिए जाना जाता था। लाहौर में जहांगीर का मकबरा नूरजहां के दृष्टिगोचर का परिणाम माना जाता है। ठीक है। थोड़ा सा और हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक, आगरा को ताजमहल मुमताज महल का मकबरा मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा उनकी पसंदीदा पत्नी की स्मृति के लिए बनाया गया। ठीक है। ताजमहल 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में है। ठीक है। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के मुख्य वास्तुकार थे। आगरा का किला भारत के आगरा शहर का एक ऐतिहासिक किला है। यह 1638 तक मुगल राजस्व के बादशाहों का मुख्य निवास स्थान था। आगरा किले के अंदर मोती मस्जिद मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। लाल किला दिल्ली के अंदर मोती मस्जिद को औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक, आगरा के मुख्य शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। फतेहपुर सीकरी आगरा जिले में एक शहर है जिसे बुलंद दरवाज़ा और सलीम चिश्ती के मकबरे के लिए जाना जाता है। इस शहर की स्थापना 1571 में सम्राट अकबर ने 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में की थी। तो फ्रेंड्स, ये रहा मुगल से रिलेटेड। अब चलते हैं नेक्स्ट। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो कौन से किससे हो जाएगा? यजुर्वेद से रिलेटेड है। ठीक है। हम लोग देख लेते हैं। इसे यज्ञ प्रार्थना की पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। यह यज्ञ प्रार्थना के निष्पादन को दर्शाता है। यजुर्वेद 2 शाखाओं में है। वे कृष्ण एवं शुक्ल यजुर्वेद हैं। पहला शुक्ल यजुर्वेद में केवल भजन है, लेकिन कृष्ण यजुर्वेद में पाठ और अतिरिक्त गद्य में महात्म्य है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित हैं। ठीक है। सामवेद के बारे में देख लेते हैं। सामवेद मंत्रों की पुस्तक है। ठीक है। इसमें ऋग्वेद से जुड़े संगीतमय भजन शामिल हैं। यजुर्वेद मनोहर आकर्षण और मंत्र है और आयुर्वेद का भी चर्चा है। ऋग्वेद विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित 1028 भजन है। यह हमें ऋग्वैदिक भारत के लोगों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और जीवन के बारे में जानकारी देता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली के महरौली में लौह स्तंभ में किसकी उपलब्धियां को दर्ज किया गया था? तो क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा और कि यहाँ पे ये कहा है दिल्ली के महरौली में लौह स्तंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियां को दर्ज किया गया है। दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों के कौशल का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। यह लौह का बना है, 7.2 मीटर ऊंचा है और इसका वजन 3 टन से अधिक है। लगभग 1500 वर्ष पहले बनाया गया था। ठीक है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि हम समय ज्ञात है क्योंकि स्तंभ एक शिलालेख है जिसमें चंद्र नाम के एक शासक का उल्लेख है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही ब्रॉड है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। जून 1540 में बक्सर के पास चौसा
चौसा में अफ़गान शासक शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं की सेनाओं को हराया गया था, पहला है। दूसरा कथन यह दिया, फारसियों की मदद से हुमायूं ने 1545 में कंधार और काबुल पर कब्जा कर लिया, लेकिन फारस को कंधार सौंपने से इनकार कर दिया। तो इसमें हमें सही चयन करना है। तो फ्रेंड्स, अभी अभी हम लोगों ने देखा केवल 2 क्या हैं, सही हैं। बाकी अभी हम लोग ने देखा कि जो हुमायूं जो है अच्छा देख लेते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं का पुत्र, बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। ठीक है। बाबर की मृत्यु के 3 दिन के बाद भारत की राजगद्दी पर बैठा। ठीक है। वह अपने पिता के दृढ़ निश्चय और धैर्य के साथ साथ बुद्धि में विवेक था। अपने राज्यरोहण के 6 महीने बाद हुमायूं ने बुंदेलखंड के कालिंजर किले पर घेरा डाल दिया। ठीक है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जून 1539 में बक्सर के पास चौसा में अफ़गान शासक शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं सेना को हराया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दीन ए इलाही तौहीद ए इलाही में शामिल होने वाले हिंदू थे, तो कौन थे? बीरबल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सत्रह 61 में पानीपत के द्वितीय युद्ध के दौरान मराठा शासक कौन थे? तो कौन थे फ्रेंड्स? वो थे बालाजी बाजीराव थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में कौन सा आदिवासी विद्रोह हुआ था? तो कौन सा विद्रोह हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह 1855-56 में हुआ था। संथाल झारखंड राज्य में केंद्रित एक आदिवासी समूह है। वह दमनकारी ब्रिटिश जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ थे। इस विद्रोह का नेतृत्व वर्तमान में झारखंड के सिंधु और कान्हू ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ से आगे शुरू करेंगे। तब तक चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।